Hello everyone, welcome to Vishnu Economic School. I am Kajol and in this video we are going to discuss minors agreement. तो अब हम 9 conditions under minors agreement डिस्कस कर चुके हैं और अब हम 10th कंडीशन डिस्कस करेंगे. तो कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड अडल्ट जॉइंटली. अब इस केस में एक माइनर और एक अडल्ट या फिर एक मेजर जो है जो 18 ईयर्स से अबव की एज का है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में जॉइंटली एंटर हो रहे हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ. Where a minor and an adult jointly enter into an agreement with another person, the minor has no liability, but the contract as a whole can be enforceable against the adult. अब इस केस में अगर ऐसा होता है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के माइनर प्लस मेजर और एक अनदर पर्सन के बीच में हो रहा है, अगर इस केस में कोई या इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उस केस में हम सिर्फ मेजर को ही लायबल मानेंगे उस ड्यूटी को फुलफ़िल करने के लिए या उस ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने के लिए जो उस कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुई थी. यहाँ पे हम माइनर को या इस कॉन्ट्रैक्ट में लायबल नहीं मानेंगे, हम सिर्फ उस मेजर के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं या उसी को एनफोर्सेबल बना सकते हैं कोई भी ऑब्लिगेशन कंप्लीट करने के लिए. अब इसमें एक केस लॉ है जो है सेन दास वर्सेस रामचंद. अब इस केस में क्या हुआ था, यही सेम सिचुएशन थी कि एक माइनर और एक मेजर जो है वो एक थर्ड पर्सन के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं और उस केस में वो जो थर्ड पर्सन है वो एक वेंडर होता है, मतलब वो जो भी प्रोडक्ट्स या कोई भी गुड्स होते हैं वो उनको सप्लाई करता है माइनर और मेजर वेंडी को. ये वेंडर होता है और ये दोनों होते हैं वेंडी. तो इस केस में कोई भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो वहाँ पे मेजर वेंडी को ही लायबल माना जाता है जो भी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं करी गई है इस जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. तो ये केस है सेनदास वर्सेस रामचंद का. तो अब ये केस लॉ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको यहाँ पे इसका असेंस समझना ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं कि माइनर और अडल्ट जो है वो जॉइंटली किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक माइनर और एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं. इसका मतलब है कि माइनर प्लस मेजर किसी अनदर पर्सन के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं और यहाँ पर माइनर जो है अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है या कुछ ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो उस केस में सिर्फ मेजर ही वहाँ पर लायबल होगा उस ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ उसी के ऊपर जो है वो लॉ इन्फोर्सेबल होगा. तो अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. अब यहाँ 11 कंडीशन है श्योरिटी ऑफ अ माइनर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. अब यहाँ पे श्योरिटी ऑफ अ माइनर है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल पर्सन जो है वो माइनर के बिहाफ पे यानी माइनर के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट की जो माइनर ने किया है उसके लिए गारंटी देता है. अब इस केस में ये एप्लीकेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर. अब मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर माइनर है, उसने लेट्स से कोई प्रोडक्ट जो है वो ले लिया है और उसको उसने क्रेडिट पर लिया है. तो अब कोई भी पर्सन के साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया है जिसमें उसने एक प्रोडक्ट ले लिया है क्रेडिट पर. अब कोई एक्सटर्नल पर्सन यानी कोई अडल्ट जो है, कोई भी मेजर जो है वो उस माइनर के बिहाफ पे जिसने कुछ भी प्रोडक्ट जो है वो क्रेडिट पर लिया है उसके लिए वो श्योरिटी देता है या गारंटी देता है. मतलब ये पर्सन जो हो गया ये गारंटर बन जाएगा माइनर के लिए. तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो भी उसने प्रोडक्ट क्रेडिट पर लिया है अगर माइनर डिफ़ॉल्ट करता है या इस ऑब्लिगेशन को पे आउट नहीं करता तो उस केस में ये जो गारंटर है ये इस ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करेगा. तो यही होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर. तो अब इस केस में क्या होगा, श्योरिटी फॉर माइनर दिया इसने गारंटी दी उस माइनर के क्रेडिट परचेज के लिए. तो यहाँ पर ये जो अडल्ट है लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, माइनर इज़ नॉट हेल्ड लायबल. अब इस केस में जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो अडल्ट है ये लायबल होगा अगर माइनर जो है वो कोई भी ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं करता तो. मतलब यहाँ पर इस अडल्ट को जिसने गारंटी दी है इसको माइनर के बिहाफ पे जो भी अमाउंट होगा वो पे करना पड़ेगा उसकी क्रेडिट परचेज के लिए. और इस केस में जो अडल्ट है जो गारंटर है वो जो है एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पार्टी कर रहा होता है यहाँ पर कि माइनर ने जिस पर्सन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया, ये जो गारंटर है ये अडल्ट जो है ये ऑटोमेटिकली एक थर्ड पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया. तो इस केस में यहाँ पर एक अडल्ट की लायबिलिटी बनेगी उसको पे आउट करने के लिए जो भी क्रेडिट परचेज किसी माइनर ने किया है. अब यहाँ पर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है केस,
तो इसीलिए नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन ट्रू सेंस। अब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है एक्चुअली, ये तो थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, और यहाँ पर हम जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उसको लायबल भी नहीं मान सकते। तो एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं ट्रू सेंसेस में, मतलब ये एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट की सारी जो एसेंशियल कंडीशंस हैं उसको फुलफिल नहीं कर रहा है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस हुआ था वहाँ पर, मंजू महादेव वर्सेस शिवप्पा मंजू। तो अब इस केस में क्या हुआ था कि यहाँ पर कोर्ट ने देखा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने देखा कि इफ़ अ माइनर कांट डिफ़ॉल्ट, अब यहाँ पर जब हमने ये मान ही लिया कि माइनर जो है उसको हम लाइबल मान ही नहीं सकते, तो उस केस में द लाइबिलिटी ऑफ द गारंटर बीइंग सेकेंडरी, अब यहाँ पर तो जो गारंटर हुआ उसकी लाइबिलिटी तो सेकेंडरी हो गई, वो किसी थर्ड पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, अगर वो किसी माइनर के अगेंस्ट जो है वो कोई गारंटी दे रहा है तो उस केस में सेकेंडरी है उसकी लाइबिलिटी जो है, विच डजेंट अराइज एट ऑल। अब ये जो ऑब्लिगेशन है ये तो अराइज ही नहीं होती, इसीलिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये केस थोड़ा डिस्प्यूटेड है कि यहाँ पर हम जो अडल्ट गारंटी दे रहा है उसको क्या कंसिडर करेंगे, कि वो तो एक्चुअली एक सेकेंडरी गारंटर ने दिया, लेकिन अब उस केस में जब कोई भी माइनर जो है हमने ये मान ही लिया कि वो कभी डिफ़ॉल्ट कर ही नहीं सकता, मतलब वो किसी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट ना करने के लिए लायबल माना ही नहीं जाएगा, तो इस केस में जो गारंटर है, अब गारंटर तो ये बिल्कुल ही अलग पर्सन हो गया, तो इस केस में जो गारंटर है उसकी तो सेकेंडरी जो है वो ऑब्लिगेशन हुई, उसकी सेकेंडरी ऑब्लिगेशन अगर होगी तो फिर यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बना ही नहीं है, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट की जो भी एसेंशियल्स हैं वो कंप्लीट ही नहीं कर पाई ये पूरा प्रोसीजर। तो इस केस में यहाँ पर भी जो गारंटर है उसको भी हम लायबल नहीं मानेंगे, वो जो प्रोडक्ट उसने क्रेडिट पर लिया उसके लिए भी। तो इसीलिए इसको यहाँ पर ये बोला, ये जो कंडीशन थी कि एक अडल्ट जो है वो गारंटर बन जाएगा एक माइनर के क्रेडिट परचेज के लिए, और वो एक थर्ड पर्सन के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा, इसीलिए हम इसको एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते इन ट्रू सेंसेस, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल कंडीशंस को फुलफिल करता ही नहीं है। तो इसमें उस गारंटर की, जो अडल्ट गारंटर है, उसकी कोई लायबिलिटी बनी ही नहीं यहाँ पर, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं माना जाएगा। तो अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो 12th कंडीशन है पोजीशन ऑफ माइनर्स पेरेंट्स। अब यहाँ पर माइनर के पेरेंट्स की बात हो रही है, तो अब इस केस में क्या होगा, पेरेंट्स ऑफ अ माइनर एरेंट लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द माइनर वेदर द अग्रीमेंट इज मेड फॉर परचेज ऑफ नेसेसरीज और नॉट। अब इस केस में किसी भी माइनर के जो पेरेंट्स हैं वो कभी भी लायबल नहीं माने जाएंगे। किस कंडीशन में, अगर कोई माइनर जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, अगर उसको कोई नेसेसरीज चाहिए और वो उसके लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, तो उसके अगेंस्ट जो माइनर के पेरेंट्स हैं वो लायबल नहीं होंगे उस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। फिर चाहे वो कोई नेसेसरी की परचेज के लिए उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, उस माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो, तब भी हम उसके पेरेंट्स को लायबल नहीं मानेंगे ऑब्लिगेशन पे आउट करने के लिए। इफ़ माइनर एक्ट एज एजेंट ऑफ पेरेंट्स, अब यहाँ पर अगर माइनर जो है पेरेंट्स के एजेंट की तरह काम करता है, मतलब वहाँ पर एक एजेंसी फॉर्म हो गई और पेरेंट्स यहाँ पर प्रिंसिपल की पोजीशन पर आ गए और जो माइनर है वो एजेंट बन गया, तो उस केस में क्या होगा, एंड देन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और फिर माइनर जो है एज एजेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, तो फिर देन पेरेंट्स आर लायबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट। फिर उस केस में पेरेंट्स को हम लायबल मानेंगे कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो माइनर ने किया एज एजेंट ऑफ पेरेंट्स, या फिर प्रिंसिपल जिनको हमने मान लिया वो उनके बिहाफ पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, तो तभी हम उस केस में पेरेंट्स को लायबल मानेंगे उस ऑब्लिगेशन के लिए जो जिसमें माइनर जो है एंटर हुआ है पेरेंट्स के बिहाफ पर। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ माइनर्स पेरेंट्स क्या हुई कि वैसे पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी माइनर के एक्ट के लिए या किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं माने जाएंगे। प्लस अगर ऐसा होता है कि माइनर एजेंट की तरह एक्ट करता है पेरेंट्स के बिहाफ पे, तो इसमें ये कंडीशन है कि अब माइनर जो है वो पेरेंट्स के बिहाफ पे ही एज एजेंट काम करता होना चाहिए, उसमें वो किसी और के लिए एज एजेंट काम करता नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी और के लिए एज एजेंट काम करेगा तो फिर उस केस में भी हम पेरेंट्स को लायबल नहीं मानेंगे, सिर्फ तभी हम पेरेंट्स को लायबल मानेंगे जब वो माइनर जो है वो पेरेंट्स के बिहाफ पे एज एजेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन तीनों में से किसी भी कंडीशन में कोई भी माइनर जो है वो कभी भी लायबल नहीं माना जाता, लेकिन
जब भी कोई माइनर जो है वो किसी ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने के लिए लायबल होता है तो उसमें काफ़ी कंडीशंस होती हैं, उसके बाद ही माइनर को हम लायबल मानते हैं। तो इसका असेंस यही है कि क्यों माइनर जो है वो लायबल कभी भी नहीं माना जाता इजीली, वो इसीलिए क्योंकि कोर्ट जो है वो प्रोटेक्टर होता है माइनर का, वो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और उसमें इसीलिए काफ़ी कंडीशंस आते हैं जब भी माइनर के अगेंस्ट कोई कंडीशन आती है या उसको कोई ऑब्लिगेशन पे आउट करना होता है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग 2 कंडीशंस डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।